जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों ने CS 504 के करंट पेपर्स करने हैं। 6 करंट पेपर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, इससे आप लोगों की अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये जो 6 करंट पेपर्स है ना, इनको अगर आप लोग कर लेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना वो तो हो जाएगा डन। ठीक है, क्योंकि आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट में, तो आपने 4 करने होते हैं और लॉन्ग में जो है वो 4 होते हैं, आपने 3 करने होते हैं। ठीक है, तो अगर एक पेपर में से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, सेकंड में से एक आ जाता है, थर्ड में से एक आ जाता है, फोर्थ में से, क्योंकि 6 करंट पेपर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो इन 6 के अंदर से आप लोगों का काफ़ी जो है वो रिपीट होता है पेपर। ठीक है, और हो भी सकता है कि पूरा एक पेपर ही आप लोगों का जो है वो पूरे का पूरा आ जाए। तो ये जो करंट पेपर्स हैं इनको आपने लाजमी करना है। इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आप लोगों को ये विजिबल हो रहा होगा, मतलब नज़र आ रहा होगा सही से। तो ये एक पेपर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ये इतना सा लें तो ये आपके पास फर्स्ट पेपर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पेपर जो है वो ये है। ठीक है, ये यहाँ तक है, तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके पास सेकंड पेपर है। ठीक है, लॉन्ग ये शॉर्ट क्वेश्चंस है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। ठीक है, देन ये आप लोगों के पास नेक्स्ट पेपर आ जाता है थर्ड वाला, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये थर्ड हो गया, सही है। देन पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनको आप लोगों ने तैयार किस तरह करना है। फिर ये 4 वाला पेपर आ गया, इसका भी आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ले लें। देन ये आ गया 5 वाला पेपर, यस ये यहाँ तक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और ये आ गया जी आपके पास लास्ट 6 वाला पेपर, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आप लोगों को सही क्लियरली नज़र आ रहा होगा ये। ठीक है, दोबारा से मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ ये। अच्छा, ये जो है वो करंट पेपर्स, इनमें आप लोगों ने देख लेना, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी तो ऑलरेडी कर ली होगी, हैंड आउट्स वगैरह सारे आप लोगों ने एक बार पढ़े होंगे ना, तो आप लोगों को ये समझ आ रही होगी कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, बाकी हैंड आउट से भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ। अच्छा, इनके अंदर भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, यानी फर्स्ट पेपर के अंदर अगर ये वाला आ रहा है ना कि आपको नंबर ऑफ नोट्स गिवन थी और आपने एजेस बताने थे या ग्राफ बनाना था। ठीक है, और देखिए इसमें तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपका जो शॉर्ट में आता है सेम लॉन्ग वही आ जाता है। ये वाला भी आपका जो है वो आप देखेंगे आपका काफ़ी रिपीट होगा। ये 3 टायर वाला भी आप लोगों का रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ज़्यादा इसके अंदर सिनेरियो बेस्ड पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप, आई होप कि आप लोगों ने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये आप लोगों के करंट 6 पेपर्स हैं जिनमें से आप लोगों का पेपर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने वो भी देखी हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मैंने अपलोड किए हैं, तो उसमें मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने बताया है कि उनका पेपर जो है वो आया है 2 to 3 क्वेश्चन, किसी के 4 क्वेश्चन, किसी के पूरा पूरा पेपर भी आया हुआ है। तो आप लोगों ने इन पेपर्स को बहुत अच्छे से कर लेना, तो आई होप कि आप लोगों का जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, तो अब हम लोग हैंड आउट से ना लेक्चर वाइज में आप लोगों को बताती हूँ कि कौन से शॉर्ट लॉन्ग जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा MCQs जो है वो आप लोगों का आना है। ये आप लोग अगर तैयार कर लेंगे ना मेरी इस वीडियो से, अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है, अगर वो सारी की सारी आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। MCQs क्या, शॉर्ट क्या और लॉन्ग क्या। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोगों ने एक बार हैंड आउट सारे आप लोगों ने लाजमी जो है वो रिवाइज करने हैं। करंट पेपर्स और पास्ट पेपर्स करने से पहले हैंड आउट्स को अच्छे से पढ़ना है। जो जो चीज़ें ये मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बताऊंगी ना, ये एक बार आप लोगों ने ज़रूर लाजमी कर लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है वो पास्ट पेपर्स और करंट पेपर्स की तरफ जाएं। ठीक है, और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट काम यही है कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। इतनी ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए इसीलिए की जा रही होती है कि आप लोग जो है वो आगे से फीडबैक दिया करें, कमेंट्स में आके बताया करें कि आपकी हेल्प होती है या नहीं होती, कितने क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 19 में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप लोगों ने करना है। ये फर्स्ट लाइन आप लोगों ने कर लेनी है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि सीरीज ऑफ द डायग्राम्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायनामिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। ये पर्पसेस है, ये आपने चार्ट कर लेने, हो सकता है ये लॉन्ग ये शॉर्ट में आप लोगों के पास आ जाए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है वो MCQs है कि ये जो सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं ना, जो आपको टाइम बेस्ड व्यू प्रोवाइड करती हैं, और कैलिब्रेशन डायग्राम्स, ठीक है, जो कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड
व्यू जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, आप लोगों का आ सकता है। देन आप लोगों को यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बताया हुआ है और नीचे इन लोगों ने ये सीक्वेंस डायग्राम की नोटेशन भी दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस को डिनोट कर रहे हैं और सॉलिड लाइंस जो है वो मैसेजेस को, ठीक है, डिनोट कर रही हैं। और जो डॉटेड एरो है ना, ठीक है, डॉटेड एरो उन्हें लाइफ लाइंस कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास क्या है, इन्हें आप लोग क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है इन्हें आप लोग लाइफ लाइन बोलेंगे और ये जो सॉलिड लाइन है इसे आप लोग मैसेज बोलेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में है कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट्स और जो क्लासेस होती हैं उनको हम लोग एक्स एक्सिस के अंदर अरेंज करते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टली, और जो टाइम होता है वो वाई एक्सिस के अंदर यानी वर्टिकली जो है वो शो होता है। और जो लाइफ लाइन्स होती हैं उन्हें हम लोग एक्टिवेशन बॉक्सेस भी कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो करंट पेपर्स दिखाए हैं उनसे आप लोगों की सब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी और ये जो हैंडआउट से जो बता रही हूँ ये MCQs के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि मैसेज जो है उसको आप लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और वो लाइफ लाइन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होता है। और जो टाइम रिक्वायर्ड होता है रिसीवर ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने के लिए मैसेज को, उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन बॉक्स से। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी, कि मैसेज की आपने टाइप्स बतानी है। यहाँ पे ये टाइप्स के नाम्स आ गए हैं, सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, और ये इनको किस तरह से डिनोट करते हैं। फुल एरो से करते हैं सिंक्रोनियस को, हाफ एरो से करते हैं हम लोग एसिंक्रोनियस को। क्रिएट के लिए ऊपर आपने इस तरह से क्रिएट लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे डिस्ट्रॉय लिखना है, ठीक है। अब जो सिंक्रोनियस होते हैं उन्हें आप लोग, वो जो मैसेजेस होते हैं उन्हें कॉल इवेंट्स कहते हैं और इन्हें हम लोग फुल एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड, आप लोगों ने ये जो है वो कुछ गाइडलाइंस आपको दी हुई है, ये आप लोगों ने 3 पॉइंट्स कर लेने हैं। ये हो सकता है कि आपके पास शॉर्ट में आ जाए। एसिंक्रोनियस है तो एसिंक्रोनियस जो होते हैं उन्हें आप लोग सिग्नल्स कहते हैं और उन्हें हाफ एरो से डिनोट करते हैं। ये आपने याद रखना है कि सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस का डिफरेंस, कि जो सिंक्रोनियस होते हैं उन्हें कॉल इवेंट्स कहते हैं, ठीक है, और फुल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आपके पास जो एसिंक्रोनियस होते हैं उन्हें सिग्नल्स कहते हैं और हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आप लोगों के पास आ सकता है। बाकी ये आपने देखना है कि कौन से एक्शंस परफॉर्म करता है एसिंक्रोनियस। तो वो एक थ्रेड क्रिएट करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और कम्युनिकेट करता है थ्रेड के साथ जो कि ऑलरेडी रन कर रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का आ रहा है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग इस तरह से क्रिएट मैसेज के ज़रिए क्रिएट करेंगे और अगर हमने इसको डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय मैसेज के ज़रिए करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ब खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, हाँ जी, कोलैबोरेशन डायग्राम्स कौन सी होती हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम्स आर आल्सो बी यूज्ड टू डेसिपेट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड दे शो हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, जिन्हें हम लोग बाउंड्रीज भी कहते हैं। 2 टाइप्स के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड मैसेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर होते हैं। कौन से, ऑब्जेक्ट्स एंड मैसेजेस, ठीक है। देन कोलैबोरेशन डायग्राम्स जो है वो सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस, क्रिएट, डिस्ट्रॉय मैसेजेस को रिप्रेजेंट करती है और इनकी नोटेशन जो है वो सेम होती है सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। बाकी ये डायग्राम्स आप लोगों ने नहीं करनी और ना ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस जो हाईलाइटेड मैं आप लोगों को बताई जा रही हूँ उनको अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो आपका 100% पेपर जो है वो एक्यूरेटली आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ से आप लोगों ने लेना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन कर लेनी है कि आर्किटेक्चर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है किसका, सिस्टम का। यहाँ से आप लोगों ने ये इतना ही करना है। और ये जो IEE की आपने डेफिनेशन करनी है वो आप लोगों ने कहाँ से करनी है, वो आप लोगों ने इनमें से कोई भी एक आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये वाली कर लें कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स and their interfaces to establish the framework for the development of the computer system। तो ये आपने डेफिनेशन जो है वो लाजमी कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से बाकी कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो हाईलाइट मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो कर लें, ठीक है। फंडामेंटली हमारे पास 3 रीजंस होती हैं, ठीक है। 3 रीजन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या होती है, मैनुअल कम्युनिकेशन, अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस, अर्ली डिज़ाइन डिसीजन से। 2 बार आ गया, ये कैसे हो गया, मैनुअल कम्युनिकेशन हो गई, अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस हो गए, थर्ड तो कुछ और होगा, एक सेकेंड, हाँ जी,
ये आ गया है आपके पास रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द सिस्टम। बस आपने इनके नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट में आ सकते हैं, बाकी जितनी डिटेल लिखी हुई है आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाहते हैं तो एक बार जो है वो एक एक लाइन का जो फर्स्ट लाइन है उसको आपने रिवाइज कर लेना है। देन जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ सकते हैं आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स। तो ये आपके पास कितने हैं? टोटल 5 है। परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। परफॉर्मेंस क्या होती है? ये इन्हेंस करती है लोकलाइजिंग ऑपरेशंस को। जो सिक्योरिटी होती है वो आप लोगों को पता है कि सिक्योरिटी किस लिए होती है कि आपकी जो लेयर्ड आर्किटेक्चर होते हैं उसको इम्प्रूव करती है, ठीक है। और देन सेफ्टी क्या करती है? सेफ्टी जो है ये क्रिटिकल कंपोनेंट है और इसको आपने आइसोलेट रखना होता है। अवेलेबिलिटी का मतलब भी आप लोगों को पता है कि अवेलेबल होना। देन मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये डायरेक्टली रिलेट करती है सिंप्लिसिटी के साथ। देन यहाँ पे आपके पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के प्रोसेस आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, सिस्टम स्ट्रक्चरिंग, कंट्रोल मॉडलिंग, मॉड्यूलर डीकम्पोजिशन। ये भी आपने नेम जो है वो बस याद रख लेने हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। आर्किटेक्चरल व्यू में हमारे पास पेरी और जो वुल्फ है इसने बताया कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर होता है वो कौन सी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है? एलिमेंट से, फॉर्म से और रेशनेल से, ठीक है। और इसका फार्मूला भी आप लोगों को आना चाहिए जो कि बोम ने जो है वो रिप्रेजेंट कराया था। उसके अंदर बस आपने वही चीज़ें आ जाएंगी, एलिमेंट्स, फॉर्म्स, रेशनेल और साथ में कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। देन हम लोग नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट ये टेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी, शॉर्ट और लॉन्ग सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने लाजमी करना है। फंक्शनल व्यू क्या होता है, कोड व्यू क्या होता है, डेवलपमेंट व्यू क्या होता है, फिजिकल और कंकरेंसी, ये सारे व्यूज़, इनके कंपोनेंट्स, इनके यूज़र्स और इनके रेशनेल, ये आपने लाजमी करने हैं। ये आपके जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, ठीक है। आ जाते हैं हिराचिकल व्यूज। तो ये हमारे पास एवरी जो व्यू होता है ना उसको पोटेंशियली वो हिराचिकल ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं। ये आप लोगों ने कर लेना है कि शॉर्ट में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, और कनेक्टर्स होते हैं जो इनेबल करते हैं कम्युनिकेशन को, और कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि किस तरह हम लोगों ने कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना है। देन हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में ये भी आपके पास आ सकता है डाटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर होते हैं, लेयर्ड होते हैं और रेफरेंस होते हैं। अब जो डाटा स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं कि शेयर डाटा इज हेल्ड इन द सेंट्रल डाटाबेस, के अंदर आपका डाटा पड़ा होता है और हर जो सब सिस्टम होता है वो मेंटेन करता है अपने डाटाबेस को, ठीक है। देन हमारे पास जो रेस्पिरेटरी मॉडल होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये है कि एफिशिएंट वे ऑफ शेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, बैकअप एंड सिक्योरिटी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो सिस्टम होते हैं वो मस्ट एग्री करने चाहिए रेस्पिरेटरी डाटा मॉडल से। क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारे पास होता है, ये ट्राई करता है डिस्क्राइब करने के लिए डाटा और प्रोसेसिंग को, ठीक है। आप लोगों ने इतनी टेंशन नहीं लेनी कि ये इतना ज़्यादा स्किप कराए जा रहे हैं। इसमें से ही आप लोगों के एमसीक्यू सारे के सारे कवर्ड हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को लाजमी करनी है कि जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ इनमें से फिर आपने कुछ स्किप नहीं करना, ठीक है। एक एक चीज़ जब आप लोग करेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि 4 आउट ऑफ 4 CGPA आपका लाजमी आएगा। अगर ये जो आपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो मैं आप लोगों को ये दे रही हूँ ना, ठीक है, इसमें से जो तैयारी करा रही हूँ बस यही आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। बाकी वो 6 करंट पेपर्स लाजमी आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। और साथ में ये जो मैं वीडियो में जो चीज़ें आप लोगों को शो करवा रही हूँ ये कर लें, और फिर आपने पेपर दे के आके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ, ये इसमें से पेपर आया या नहीं आया, ठीक है। तो फीडबैक आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ चैनल को आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने पर दिल करता है, ठीक है। अच्छा जी, अगला आ गया हम लोगों के पास रिप्रेजेंटेटिव क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो ये हम लोगों के पास फाइल सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, ट्रांजैक्शन सर्वर्स, ग्रुपवेयर सर्वर्स। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपने सर्वर टाइप्स बतानी है क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर। ये पूरा एज इट इज़ लॉन्ग भी आ सकता है या सिर्फ जो है वो फाइल सर्वर की आपसे डेफिनेशन पूछते हैं, डेटाबेस सर्वर्स की, ठीक है। इस तरह भी आ सकता है या एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो इसको आपने अच्छे से, जब आपको पूरी लाइन तैयार होगी ना तो आपके पास ऑप्शन आपको समझ आ जाएगा कि ये फाइल सर्वर की बात हो रही है, ठीक है।
देन आगे अब आ गया क्लाइंट सर्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इफेक्टिव है, चीपर हार्डवेयर है, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी। और एडिशन के अंदर क्या है कि इसके अंदर न्यू सर्वर्स और अपग्रेड करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है और डाटा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि ये इनएफिशिएंट होता है और कोई स्टैंडर्ड वे नहीं होता डाटा को शेयर करने का। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक थिन क्लाइंट मॉडल आता है, एक फैट आता है, ठीक है। थिन के अंदर आपने कहना है कि ये जो मॉडल है ये इनिशियली यूज होता है मिग्रेट लेगेसी को सिस्टम्स को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। और एक चीफ एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसके अंदर आपको हैवी प्रोसेसिंग लोड ऑन बोथ दी सर्वर्स एंड द नेटवर्क साइड पे आप लोगों को जो है वो हैवी प्रोसेसिंग लोड देना पड़ेगा दोनों साइड्स पे, ठीक है। फैट क्लाइंट क्या होता है कि विद द एडवेंट ऑफ द चीपर एंड द मोर पावरफुल हार्डवेयर पीपल थॉट ऑफ यूजिंग द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द क्लाइंट साइड मशीन्स इट हाउएवर, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। थिन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? फैट है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने लाजमी कर लेना है। जीरो इंस्टॉल है। अब यहाँ पे आप लोग हाईलाइट देख लें कि 100 से लेकर मैंने ओवरहेड तक हाईलाइट किया है और 1.5 से लेकर लोड तक। तो सो द आइडिया बिहाइंड द जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर इज डेवलप्ड अ सिस्टम वेयर नो इंस्टॉलेशन ऑन द क्लाइंट साइड इज नीडेड। यानी जीरो इंस्टॉल इसलिए बनाया गया ताकि आप लोगों को क्लाइंट साइड पे कोई भी इंस्टॉलेशन ना करनी पड़े। दिस कैन ओनली बी डन when there is no or the little processing done। अब ये आपने सही से ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इसको आपने लाजमी करना है ना, इसके अंदर बहुत से एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है। कि इससे क्या होगा कि आपको या तो बिल्कुल भी नहीं या आप लोगों को लिटिल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और पास पेपर में ये आया हुआ था। दिस इज बेसिकली अ ट्रेड ऑफ। ये ट्रेड ऑफ है किसके दरमियान? कंप्यूटिंग की पावर के दरमियान एट द क्लाइंट मशीन पे वर्सेस द मेंटेनेंस ओवरहेड। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लिटिल डिफरेंस तो है, लेकिन इन द क्लासिकल थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर के अंदर जो इंटायर प्रोसेसिंग होती है वो सिंगल सर्वर के जरिए की जाती है। इन द केस ऑफ जीरो इंस्टॉल द नेटवर्क इन्वायरमेंट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट एवर सर्वर साइड प्रोसेसिंग बाय एडिंग द नंबर ऑफ द सर्वर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके इसमें से जीरो इंस्टॉल में से बनने हैं। तो ये जो पैराग्राफ मैंने आप लोगों को बताया इनको आप लोगों ने कर लेना है। एन टायर और 3 टायर मैंने अभी आप लोगों को पास पेपर्स में भी दिखाया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये लाजमी जो है वो एन टायर और 3 टायर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। डाटा फ्लो और पाइप्स एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर क्या होता है ये देख लें। इस तरह से आपके पास फिल्टर्स बॉक्स की फॉर्म में होते हैं और ये आपके क्या लगे हुए हैं, ये जो एरोज बने हुए हैं इन्हें आप लोग क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेयर्ड आर्किटेक्चर आ गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर की जो है वो मैनी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। वन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द लेयर्ड आर्किटेक्चर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनर लेयर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है मशीन हार्डवेयर के, देन आउटर लेयर्स। और हर जो लेयर होती है वो एसोसिएट करती है आउटर लेयर से फ्रॉम द इनर कॉम्प्लेक्सिटीज़। और आउटर लेयर के अंदर जो है वो आपको इनर लेयर प्रोवाइड की जाएगी और कोई भी जो चेंजेस इनर लेयर के अंदर आएंगे उसके अंदर जो है वो इंटरफेस उससे चेंज नहीं होगा, क्या आउटर लेयर अफेक्ट नहीं होगी। तो ये आपको लेयर्स के नाम आने चाहिए कि ये जो सबसे मिड में होती है ये कोर लेयर होती है, देन यूटिलिटी होती है, देन एप्लीकेशन होती है और एंड पे जो होती है वो यूज़र इंटरफेस लेयर होती है, ठीक है। देन रेफरेंस आर्किटेक्चर आपके पास क्या होता है? ये फिजिकल आर्किटेक्चर बिल्कुल भी नहीं होता और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रेफरेंस कौन सा आर्किटेक्चर है जो फिजिकल नहीं होता, तो वो रेफरेंस है। एंड इट इज़ ये सिर्फ बेसिकली रेफरेंस होता है, ये आर्किटेक्चर नहीं होता। बाकी आपसे पूछी जाएंगी ओएसआई मॉडल की और ये जो है वो लेयर्स के नाम। तो पहली होती है फिजिकल, फिर डाटा लिंक, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। इन्हें हिप्स कर लें क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको सिनेरियोज दिए जाएंगे और आपसे लेयर का नाम पूछा जाएगा या बेसिकली आपसे टेबल आपको दिया हुआ होगा और उसमें आपने ये सारे नाम मेंशन करने होंगे। मे बी ऐसे भी आ सकता है कि आपको रीअरेंज यानी आगे पीछे लिख दिया और आपने लाइन वाइज देखना हो कि पहले कौन सी लेयर आती है दूसरे नंबर पे। तो इन्हें तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है वो ये कर लेना है। ये आपके पास कौन सी होती हैं? ओएसआई रेफरेंस मॉडल की लेयर्स हैं, ठीक है। देन आर्किटेक्चर को पार्टीशन आप लोग कैसे करेंगे? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आप पार्टीशन या तो हॉरिजेंटल कर सकते हैं या वर्टिकल कर सकते हैं। हॉरिजेंटल आपको लोगों को पता है कि किस तरह से आप लोग हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग करते हैं। हॉरिजेंटल आप लोग इस तरह से पार्टीशनिंग करेंगे और वर्टिकल यूँ सीधी जो लाइंस होती हैं वो वर्टिकल पार्टीशनिंग के लिए होती हैं।
ठीक है, ये दो तरह की पार्टीशनिंग है। देन यहाँ पे आपके पास आर्किटेक्चर डिज़ाइन को एनालाइज करने के ये 5 स्टेप्स हैं, ये आपने बस इतने इतने कर लेने हैं कि सिनेरियोज को कलेक्ट करना, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना, आर्किटेक्चर स्टेप्स और स्टाइल्स और पैटर्न्स बताना, एवेलुएट करना और आइडेंटिफाई करना। ठीक है, 26 लेक्चर में हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स आ गए। ये तो आपने सारा यहाँ से लेके यहाँ तक MCQs के लिए कर लेना है। फिर इसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है, आपके पास 3 मार्क्स की आ सकती है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस दैट आर कस्टमाइज्ड टू सॉल्व द जनरल डिज़ाइन इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। देन ये आपके पास जनरल फॉर्म आ जाती है और इसके अंदर हर जो आइटम है उसको आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके ये आप लोगों के पास स्टेप्स लिखे हुए हैं। देन ये जो है वो GOF डिज़ाइन पैटर्न का फॉर्मेट है। ये मैंने आप लोगों के लिए इजी करने के लिए ना यहाँ पे एक जगह पे लिख दी है। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इजीली आप लोगों को पता चल सके कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नेम प्रॉब्लम, इसके अगर आप लोग जस्ट ये नाम भी कर लें तो भी इनफ है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जो है वो एक लाइन का जो इसके अंदर इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी कर लें। ठीक है, अच्छा 27 लेक्चर पे हम लोग आ जाते हैं। ये वही चीज़ें हैं, इनको आगे इन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर जो है ना वो नाम जो मैंने आप लोगों को बताया बस उसको एक बार अच्छे से कर लें, बाकी इन चीज़ों को आप लोग स्किप कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है 28। इसके अंदर गुड प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस की है, यानी आपने एक मेंटेनेबल कोड कैसे बनाना है। इसके अंदर ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रख लेनी है कि फॉलर ने क्या बोला था कि कोई भी जो फूल होता है ना, कोई भी बेवकूफ़ इंसान भी जो है वो कोड लिख सकता है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे, ऐसा कोड कोई भी लिख सकता है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे, लेकिन अच्छे प्रोग्रामर्स वो होते हैं जिनका लिखा हुआ कोड ह्यूमंस यानी पीपल यानी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं और जो है वो MCQs में भी आ सकते हैं कि 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मेंटेनेबिलिटी के। कौन कौन से? सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी। ठीक है, तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आपने मेंटेनेबिलिटी की याद रखने हैं, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, जनरलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देन आपके पास जो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड होता है इसकी आपने डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है कि सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड ऐसा कोड होता है जो एक्सप्लेन करता है इटसेल्फ विदाउट द नीड ऑफ, यानी उसमें कमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे कि फ्लो चार्ट्स हो गए, UML डायग्राम्स हो गई। ठीक है, तो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये खुद से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स मेकिंग द प्रोग्राम सेल्फ डॉक्यूमेंटेड। वो कौन कौन से होते हैं? साइज ऑफ ईच फंक्शन, चॉइस ऑफ द वेरिएबल एंड अदर आइडेंटिफायर नेम, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, यानी ये बहुत से जो है वो इनमें से आप कोई भी 3 कर लें। देन फंक्शन साइज है, तो ये आपने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके पास आ गया है कि जो 20 होता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लाइंस ऑफ कोड होता है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे फिट आ जाता है, और एक पेज ऑफ कोर्स रेफर्स टू 1 प्रिंटेड पेज, यानी कि 20 जो लाइंस का कोड होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे फिट आता है और एक प्रिंटेड पेज पे फिट आ जाता है, तो ये फंक्शन का साइज होता है। ठीक है, ये MCQs में आप लोगों के पास आ सकता है। अब आइडेंटिफायर के नाम आप लोग कैसे रख सकते हैं? आइडेंटिफायर के नाम जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर आपने इससे आपकी इन्हेंस होगी रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, और जो नेम्स होंगे जो आपने चूज़ किए होंगे, ठीक है, वो मीनिंगफुल भी होंगे। ठीक है, अब उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या करना है? ठीक है, पहली चीज़ नेमिंग कन्वेंशंस को यूज़ करें। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास आ जाता है कि जनरल नेमिंग कन्वेंशंस क्या क्या होंगी, कि नेम्स जो आपने लिखने होंगे ना उसके वो अपर केस में लिखने होंगे, नाउन्स वाले जो होंगे ना वो अपर केस में आएंगे और जो मिक्स्ड होंगे वो भी अपर केस में आएंगे। देन वेरिएबल्स जो है वो मिक्स्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी स्टार्ट हो सकते हैं लोअर केस से भी, और ऐसे नेम्स जो रिप्रेजेंट करें कॉन्स्टेंट्स को, ऐसे जो लोअर केस के साथ रिप्रेजेंट हो, और ऐसे जो कि रिप्रेजेंट करें टेम्पलेट को। तो इनमें से भी कोई भी आप लोग जो है वो 5 कर लें, लेकिन ये 7 एक बार आपने रिवाइज ज़रूर करना है क्योंकि ये MCQs के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। इनमें से कोई भी आप लोग मैक्सिमम आपने जो है वो 5 करने होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग 5 कर लेंगे तो उससे आपके शॉर्ट MCQs और काफ़ी चीज़ें उससे क्लियर आउट हो जाएंगी। 29 लेक्चर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि फाइल हैंडलिंग टिप्स क्या हैं जावा के लिए और C++ के लिए। तो C++ के लिए हम लोग जो है वो हेडर फाइल होती है और इसकी एक्सटेंशन .h होती है, ये MCQs है। एंड सोर्स फाइल्स कैन हैव द एक्सटेंशन .C++, और आप इसको .C से भी डिनोट कर सकते हैं।
.cc से भी, और आप लोग जो है वो .cpp से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये भी MCQs में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कि C++ को आप लोग कितने तरीकों से डिनोट कर सकते हैं वो बताएं, ठीक है। क्लासेस जो है वो डिक्लेयर्ड होनी चाहिए इंडिविजुअल हेडर फाइल्स के अंदर विद द फाइल नेम मैचिंग। ये सारे मैं आप लोगों को MCQs करा रही हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव आप लोगों का जो है वो हो जाएगा सारा, वो जो मैंने आप लोगों को बताया है ना करंट पेपर्स, अगर आप लोग वो 6 के 6 कर लेते हैं सब्जेक्टिव हो जाएंगे। यहाँ से मैं आप लोगों को चाह रही थी कि जो है वो हैंड आउट से मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज भी बता दूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैंने स्किप कराई हैं वो बिल्कुल भी पेपर के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी तसल्ली के लिए अगर पढ़ना चाहें तो बेशक एक बार पढ़ लें। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे टैब है, ठीक है, और जो पेज ब्रेक होती है उसको आप लोगों ने अवॉइड करना होता है, ठीक है। फिर ये इनकम्प्लीटनेस ऑफ द स्प्लिट, और ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि इन जनरल हमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं। ब्रेक आपने लगानी होती है कामा के बाद, ब्रेक आपने लगानी होती है ऑपरेटर के बाद, और आपने न्यू लाइन जब अलाइन करनी होती है तो आपने जो बिगिनिंग लेनी होती है ऑफ द एक्सप्रेशन वो प्रीवियस लाइन की बिगिनिंग के जैसी लेनी होती है, ठीक है। देन क्लासेस एंड इंटरफेसेस से रिलेटेड ये 6 पॉइंट है, ये लाजमी आप लोगों ने करने हैं। ये वैसे भी ओवरऑल सिंगल लाइन भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, और अदरवाइज ये ओवरऑल आपका जो है वो 5 नंबर का लॉन्ग भी आ सकता है। देन यहाँ पे स्टेटमेंट्स इन जावा, ये इसकी कुछ टाइप्स आ गई हैं, तो यहाँ से आप लोगों के पास ये 3 टाइप्स हैं, इनको जस्ट आप रीड कर लीजिएगा। MCQs के लिहाज से वेरिएबल्स हैं, उनको आप लोगों ने किस तरह सेट कर लेना होता है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको लाजमी आप लोगों ने एक बार देख लेना है कि इसमें क्या क्या है, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन आगे ये हमारे पास कंडीशनल्स, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 30 आ जाता है कमेंट्स से रिलेटेड। तो कमेंट्स तो आप लोगों को पता है, कमेंट्स आप लोग कैसे जो है वो लगाते हैं, जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कमेंट्स कैसे लगाते हैं, ये डबल लाइन लगा के कोई भी कमेंट जो है वो आप आगे लिख सकते हैं कोड के साथ, ठीक है। लेआउट और एक्सप्रेशंस वगैरह किस तरह से देना है ये सारा आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट ये लेक्चर नंबर 31 है, ये वही कोडिंग की गाइडलाइंस ही आप लोगों को सारी दे रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरह से करनी है। तो ये इतनी कोई खासी इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट लॉन्ग के लिए या MCQs के लिए। लेक्चर नंबर 32 है क्लैरिटी थ्रू द मॉडुलैरिटी। यहाँ पे भी कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ ये जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ये शॉर्ट सर्किटिंग के हम लोगों के पास जो है वो 2 आ जाते हैं, ठीक है। पहला ये हमारे पास यूज़ होता है और के लिए, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, और ये यूज़ होता है एंड ऑपरेटर के लिए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए ये यूज़ होता है और लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए ये यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों का आ सकता है इसमें से, ठीक है। देन ये सारे आगे से ना कोड से रिलेटेड हैं। वैसे भी अगर आप लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ये बेसिक जो कोडिंग है ना ये तो आप लोगों को पता होगी। ये आप लोगों ने जो है वो CS 101 और जितने सब्जेक्ट्स हैं, अरे क्या होती है और किस तरह से बेसिक कोड्स की इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी हुई हैं, ठीक है। ये तो खैर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है परफॉर्मेंस वाला। देन लेक्चर नंबर जो है वो 34 आ जाता है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। मैनी एप्लीकेशंस नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप लोग कर लें स्टिक टू द स्टैंडर्ड यूज़ ANSI एंड ISO किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड C++ के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 36 में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या फ़र्क है। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है आपने वेरीफाई करना होता है कि डज द प्रोडक्ट मीट सिस्टम की स्पेसिफिकेशन या हैव यू बिल्ड द प्रोडक्ट राइट, जबकि वैलिडेशन का मतलब होता है कि यूज़र्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके ऊपर पूरा उतरना। तो ये MCQ पास्ट पेपर में आया हुआ था कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को जो है वो आप बताएं कि वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है। तो यूज़र की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर पूरा अगर आप लोग उतरते हैं तो इसका मतलब है कि वैलिडेशन है। डिफेक्ट क्या होता है, जो डिफेक्ट होता है वो एक वेरिएंस होता है फ्रॉम डिजायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ये एज इट इज़ आपने ये लाइन याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देन सॉफ्टवेयर और डिफेक्ट क्या होता है, ये कह रहे हैं कि हैलिबर्टन डेथ एंड टैक्सेस आर इनएविटेबल, यानी कि जो डेथ होती है, टैक्सेस होती हैं, ये जो एरर्स वगैरह होते हैं ये हम लोगों को बता कर नहीं आते, ठीक है, ये आने ही होते हैं और आते हैं हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है।
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग एग्जामिन करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट है या नहीं है, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है, या आपने टोटल जो है वो मिनिमम 3 पॉइंट्स कर सकते हैं आप लोग, और मैक्सिमम आपने 4 पॉइंट्स करना है क्योंकि ये लॉन्ग में आ सकता है आपके पास। देन सक्सेसफुल क्या होता है कि अ टेस्ट इज सेड टू बी सक्सेसफुल इफ इट डिस्कवर्स एन एरर। एक टेस्ट सक्सेसफुल तब होगा जब आपको एक एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है एनालिसिस ऑफ कोड। इसमें ये टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं, यहाँ से भी आपने मिनिमम 3 या मैक्सिमम आपने 5 लाइंस जो है वो कर लेनी है, लेकिन इसके अंदर से भी एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। देन टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डाटा, इसके लिए आपके पास 3 पॉइंट्स है, बस आपने यहाँ तक याद रखना है। इनपुट एंड आउटपुट स्पेसिफिकेशन, स्टेप्स टू परफॉर्म द फंक्शन एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। देन लेक्चर नंबर 37 है, ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको एक बार पढ़ लेना है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये आपके एमसीक्यूज इनमें से बन सकते हैं, ठीक है। देन ये आप लोगों के पास एक छोटा सा टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग क्या होती है। तो ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है कि डेवलपमेंट एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है और ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, टू शो दैट प्रोग्राम वर्क्स, जबकि टेस्टिंग एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। एमसीक्यूज बन गया है ना कि क्रिएटिव एक्टिविटी का नाम बताएं वो कौन सी होती है और डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यस ये आप लोगों के पास जो है वो डिस्क्रिप्शन है टेस्टिंग फेसेस के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाती है यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, सिस्टम, सबसिस्टम, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से कर लेने। यूनिट टेस्टिंग के लिए ये आपने इतना कुछ कर लेना है, मॉड्यूल टेस्टिंग के लिए कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंट कंपोनेंट्स है, सब सिस्टम के लिए टेस्टिंग ऑफ कलेक्शन मॉड्यूल्स, सिस्टम टेस्टिंग जो होती है वो टेस्टिंग करना होता है सिस्टम को एज अ होल, एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है यानी उसको वैलिडेट करना। अल्फा टेस्टिंग में हम लोगों ने क्या करना होता है, कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स करते होते हैं हम लोग, इन हाउस टेस्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स। और बीटा के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, फील्ड ऑफ प्रोडक्ट विद जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं जो एग्री करते हैं और यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स प्रॉब्लम को उससे पहले, रिलीज़ होने से पहले, वो कस्टमर्स जो आपके लिए उसको टेस्ट करें। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है इम्पोर्टेंट शार्ट है। इस टेस्टिंग के अंदर जो कंपोनेंट या सिस्टम होता है उसको ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये जो टेस्टिंग की टाइप होती है ये कंसर्न नहीं होती कि आपने किस तरह से इनपुट्स को आउटपुट के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग जो होती है इसे हम लोग वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, और ये बिल्कुल ही ब्लैक बॉक्स से अपोज्ड होती है। और वाइट बॉक्स के अंदर टेस्टिंग में हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं प्रोग्राम के और जो डिवाइस टेस्ट केसेस हैं वो इन स्ट्रक्चर्स को टेस्ट कर सकते हैं। देन अफेक्टिव टेस्टिंग क्या होती है कि जिसमें आप लोग डिस्कवर करने के मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स विद द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास चार्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। वी डिवाइड द प्रॉब्लम डोमेन इन डिफरेंट क्लासेस, देयर आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। एक और जो है एमसीक्यूज आ गया कि जब हम लोग डिफरेंट क्लासेस के अंदर एक प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की जो है ये गाइडलाइंस हैं कि आपने अपने जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं उनको ऑर्गेनाइज कर लें, उनकी बाउंड्री कंडीशंस देख लें, और फिर आपने ये नहीं भूलना कि इनवैलिड इनपुट जो यूज़र दे सकता है सिस्टम को, ठीक है। देन हम लोगों के पास ये आ जाता है कि बेसिस कोड स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 बेसिस कोड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें हमारे पास सीक्वेंस, इफ स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, ये भी आपके पास जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कर लें क्योंकि ये हो सकता है कि पेपर में आ जाए, ठीक है। पास्ट पेपर्स में तो ये रिपीट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको एक बार लाजमी कर लेना है क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सीक्वेंस में आप इसकी डायग्राम याद रखें, आपको पता होना चाहिए ना कि सीक्वेंस में पहले लाइन वाइज काम होता है, तो ये इस तरह से इसकी डायग्राम होती है। इफ़ के अंदर इस तरह से आप लोगों ने लूप सा बनाना होता है। केस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास इस तरह से 3 दरमियान में आ जाती है, 2 साइड पे आ जाती है। अगर आपको जो है ये सारी आप लोग थ्योरी नहीं भी पढ़ते ना, तो आप लोग सिर्फ अगर डायग्राम्स ही याद कर लेते हैं, पेपर में इससे रिलेटेड कोई शॉर्ट या लॉन्ग आ जाता है तो उसके अंदर आप लोग इस तरह से बना दीजिएगा, अदरवाइज ये शॉर्ट लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। देन ये पाथ्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एमसीक्यूज लॉन्ग के लिए कि पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 एंड पाथ 4। तो इसके आपने याद रखना है, पहले 1, 6 आ जाएगा, फिर 1 से लेके 5 तक, फिर 1, 6 एंड पे, फिर 1 से लेके 5 तक, फिर 1, 6 एंड पे, और फिर 1 से लेके फिर से 5 तक और 1, 6 एंड पे। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है कि जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 से 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 नहीं है।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पे 4 तक है और फिर 2 से रिपीटेड है। तो इसको आपने कर लेना है। कवरेज की ना ये 3 टाइप्स होती हैं, स्टेटमेंट, ब्रांच और पाथ कवरेज। बाय नेम भी आपको आनी चाहिए और इनकी डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को जस्ट हाईलाइटेड सिर्फ हैंडआउट्स दिखाई जा रही हूँ और बताई जा रही हूँ कि ये चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ पढ़ने बैठ जाऊँगी ना तो फिर तो बहुत ही वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट दिखाई जा रही हूँ, जो चीज़ें आप लोग स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अच्छा खासा स्किप करा दी। अगर वो चीज़ें आप स्किप कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये स्किप नहीं की जा सकती। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ लूप्स हमारे पास होते हैं जो एक दूसरे के अंदर एम्बेड हुए हुए होते हैं। अब सिंपल ग्राफ के अंदर ये 1852 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कितने पाथ्स होते हैं 1852 और हर लूप के अंदर आइटरेटेड मोर देन ट्वाइस। देन ये हमारे पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है और ये वो क्वेश्चंस था जो आप लोगों का 2 से 3 बार रिपीट हुआ है कि आपने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है और आप लोगों को क्या गिवन थे, नंबर ऑफ एजेस गिवन थे। अगर आप लोगों को नंबर ऑफ एजेस जो है वो गिवन हो और एन की भी वैल्यू गिवन हो तो आप लोग वी ऑफ जी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला अपने माइंड में आप लोगों ने बिठा लेना, ठीक है। इसमें से आधी चीज़ें आप लोगों को गिवन होगी, जैसे कि नंबर ऑफ एजेस आपको 8 दिए हैं, नंबर ऑफ नोड्स आप लोगों को 6 दी हुई है और आप लोग इजीली फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और ये वही पाथ्स हैं जो मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, तो ये भी पूछें अगर तो आप लोगों ने ये भी बता देना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 40 है, इसके अंदर देखें कि यूनिट टेस्टिंग आप लोगों के पास क्या होती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट सी लिखी हुई है कि टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। देन ये आप लोगों ने देख लेनी है कि बिल्ट इन सेल्फ टेस्टिंग क्या होती है, इंटरनल डायग्नोस्टिक क्या होता है और टेस्ट हार्डनेस क्या होती है। देन यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट के लिए। क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स क्या होते हैं, रिपीटेबल, बाउंडेड, चीपर, और क्वालिटेटिव बेनिफिट्स क्या होते हैं, असेसमेंट ओरिएंटेड और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इन दोनों का पता होना चाहिए आपको कि क्वांटिटेटिव कौन से हैं और क्वालिटेटिव कौन से हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लास्ट में देखना है। यूनिट टेस्टिंग की ये कुछ टिप्स हैं 2 पॉइंट्स में जो है वो आप लोगों के पास लिखी हुई हैं, ये भी आप लोगों ने एक बार देख लेनी है। देन आप लोगों के पास ये डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों ने लाजमी जो ये 5-6 पॉइंट्स है, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आप लोगों के पास आ जाता है इंस्पेक्शन वर्सेस टेस्टिंग, कि इंस्पेक्शन क्या होती है और टेस्टिंग क्या होती है, और उसकी ये प्री कंडीशंस आप लोगों के पास आ रही है कि जो इंस्पेक्टर होता है उसने प्रिपेयर करनी होती है एक चेक लिस्ट जो कि हेल्प करती है उनकी कि वो लोग जो इंस्पेक्शन का प्रोसेस है उसके दौरान वो चेक लिस्ट यूज़ कर सकें। तो ये इंस्पेक्शन चेक लिस्ट वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये बाकी डाटा की कुछ फॉल्ट्स हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि लोअर बाउंड जो होते हैं उसके अंदर 0-1 आता है, जबकि अपर बाउंड का जो साइज़ होता है वो साइज़ -1 होता है। देन स्टैटिक एनालाइजर्स आपके पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के टूल्स होते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग करने के लिए। देन ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके आपने कर लेना है कि डाटा फॉल्ट्स कौन सी होती हैं, कंट्रोल, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज मैनेजमेंट की फॉल्ट्स कौन सी होती हैं, इस टेबल को आपने अच्छे से कर लेना है। बाकी ये डिबगिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट पेपर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोग देखेंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि डिबगिंग क्या होती है। आप लोगों को पता है कि एरर को रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है और बग जो होता है वो एरर होता है। तो अगर बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को बताऊँ तो बग क्या है, एरर है, और उसी एरर को रिमूव करना डिबगिंग है। ये कहते हैं कि जो हमारे पास ये हैलिबर्टन डेथ और टैक्सेस था, ये आप लोगों ने याद रखना है कि वो इनएविटेबल होता है अकॉर्डिंग टू कैरने का। इसने क्या बताया था कि डेथ, टैक्सेस और जो बग्स ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोग्रामर की लाइफ में आती ही आती हैं, ठीक है। ये डिबगिंग की हिस्ट्री है, बिल्कुल भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं, बस ये एक लाइन आपने कर लेनी है कि कॉइन जो है उसको टर्म किया गया है बग से, ठीक है। देन ये आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंस है डिबगिंग की कि आपने क्या करना है कि 20% लाइफ साइकिल कॉस्ट है अगर, ठीक है, तो आप फाउंड करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर आफ्टर इंस्टॉलेशन, और मेंटेनेंस फेज जो है वो 2/3 ऑफ द ओवरऑल सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है। तो मतलब क्या है कि 20% ऑफ 2/3 कॉस्ट जो है वो अगेन जो है वो ह्यूज कॉस्ट है। देन AT&T के बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने कर लेनी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं नहीं चाह रही कि मैं आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें मैं जस्ट दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग देख लें कि करना क्या क्या है। अब डिबगिंग इज टेकन एज एन आर्ट बट इन फैक्ट इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रोसेस फिनोमिनन ऑफ यू मिस द ऑब्वियस, ये MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। और वन नीड्स क्या, अनदर पेयर ऑफ आईज, ठीक है।
देन यहाँ पे आता है मेमोरी और सोर्स लीक के सिम्टम्स क्या होते हैं, स्लो डाउन होने की वजह से या क्रैश हो जाने की वजह से आपका पीसी जो है वो स्लो डाउन हो सकता है। देन लॉजिकल एरर्स यहाँ पे होते क्या हैं कि सिंटैक्टिकली करेक्ट करना, लेकिन इसकी वजह से आप जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये काम होगा। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, कोड की मिसबिहेविंग करना, क्रैश हो जाना, रिजल्ट का अपोजिट हो जाना या आउटपुट का स्ट्रेंज लगना, ये इसके जो है वो सिम्टम्स आ सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम इन राइटिंग द कोड, जो कोडिंग एरर होता है वो क्या होता है कि जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उस दौरान जो प्रॉब्लम आता है और इसकी ये सिम्टम्स है, ठीक है। देन हमारे पास ये मेमोरी ओवररन जो है वो किस वजह से होती है उसका ये आपने एक सिम्टम कर लेना है, ठीक है। और ये लूप एरर्स हैं, इसके अंदर क्या आता है, ब्रेक डाउन अराउंड अ लूप और इनफाइनाइट लूप, इसके आपने सिम्टम देख लेने हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, इसके सिम्टम्स हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। ये सारे मतलब आप लोगों के पास बेसिकली बूलियन बग्स और ये क्या है, ये आप लोगों ने बस एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इनमें एक एक चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है कि किस में क्या क्या चीज़ लिखी है, ठीक है। तो इतनी सी थी हम लोगों की आज की ये वीडियो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की जो है वो इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। फीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट बॉक्स के अंदर बताया करें कि आपका पेपर किस तरह का आया था। इससे ये होगा कि नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, उन्हें पता चलेगा कि किस तरह के जो है वो पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मज़ीद आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो बनाती रहूँगी। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।